हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 अकाउंट्स। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लीगेसीज की डेफिनेशन है। लीगेसीज क्या चीज़ होती है? इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है डिसीज्ड पर्सन, वो पर्सन जो मर चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है इनको एक अमाउंट मिलता है, पैसा मिलता है। जो डिसीज्ड पर्सन है यानी जो मरने वाला इंसान है वो पहले ही अपनी विल के अंदर लिखवा जाता है कि भाई जब तक मैं जी रहा हूँ ये सब पैसा प्रॉपर्टी मेरा, मेरे मरने के बाद जितना भी मेरा पैसा है वो सारा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए। तो वो पैसा होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होता है। इट अपीयर्स ऑन द रिसीट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इस लीगेसीज को हम रिसीट साइड लिखते हैं। रिसीट साइड क्यों? क्योंकि ये अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। एंड इज डायरेक्टली एडिड टू द कैपिटल फंड, जनरल फंड इन द बैलेंस शीट। और एक और एंट्री होती है इसकी बैलेंस शीट के अंदर। जो कैपिटल फंड या जनरल फंड बनाते हैं ना, उसके अंदर हम इसे ऐड कर देंगे। किसको? लीगेसीज का जो अमाउंट आएगा उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे, बिकॉज इट इज़ ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। अब ये नॉट रिकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है कि ये पैसा हमें बार बार नहीं मिलता है। एक बार ही लाइफ में मिल गया, जैसे कैपिटल होती है ना, बार बार थोड़ा ना, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में कैपिटल लगाते हैं ना, तो ये पैसा भी ऐसा होता है जो बार बार नहीं मिलता। अब जो मरने वाला इंसान है वो बार बार थोड़ा ना मरेगा, या पुनर्जन्म लेगा फिर मरेगा, फिर पुनर्जन्म लेगा फिर मरेगा, या कुछ ऐसा जुगाड़ करेगा नहीं ना। एक बार ये पैसा आता है, इसलिए हम इसे कैपिटल साइड में ऐड कर देते हैं। However, legacies of small amount may be treated as income and shown on the income side of the income and expenditure account. सपोज अगर लीगेसीज आपको मिली है लेकिन बहुत कम अमाउंट में मिली है, सोचो 500,000 रुपये मिली है, तो उसको हम इनकम मान लेंगे और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिख देंगे। अगर थोड़ी बड़ी अमाउंट है तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देंगे। लेकिन अगर छोटी अमाउंट है तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे। अब बात यह है कि लाइफ मेंबरशिप फ़ीस क्या होती है। Some members prefer to pay lump sum amount as life membership fee instead of paying periodic subscription. अब भाई जब ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई इनका मेंबर बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन, यानी आपको हर साल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो कुछ लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, एक लम सम अमाउंट दे देते हैं और लाइफ मेंबरशिप फ़ीस दे देते हैं। लम सम अमाउंट यानी सपोज़ जो है जैसे कि 2-4 लाख रुपए दे दिए और बोला कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का जब तक जीऊँगा मेंबर बना रहूँगा, मैं हर साल बार बार मेंबरशिप रीन्यू नहीं कराऊँगा। तो ये होती है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। सच अमाउंट इज़ ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट एंड क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द कैपिटल एंड जनरल फंड। अब भाई जो ये अमाउंट है इसको भी कैपिटल रिसीट माना जाता है और कैपिटल फंड में, जनरल फंड में जो भी आप लिख रहे हैं बैलेंस शीट में, उसमें ऐड कर देंगे। इसको भी इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस लेगा वो एक ही बारी तो पूरी लाइफ में मेंबर बनेगा, रोज़ रोज़ थोड़ा ना आ जाएगा इतने लाखों रुपए लेके कि मेरे को आज फिर मेंबर बनाओ, फिर मेंबर बनाओ, फिर मेंबर बनाओ। तो ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, इसलिए कैपिटल में ऐड कर दिया। ठीक है, बात ये है अब नेक्स्ट की एंट्रेंस फ़ीस क्या होती है। Entrance fees, also known as admission fee, is paid only once by the member at the time of becoming a member. भाई एंट्रेंस फ़ीस होती है एक टाइप की एडमिशन फ़ीस, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है ना स्टार्टिंग की, और ये लाइफ में एक ही बार दी जाती है जब कोई भी इंसान मेंबर बनता है। ठीक है, उस वक्त स्टार्टिंग में मेंबर बनने के टाइम पे एक फ़ीस दी जाती है। In case of organizations like clubs and some charitable institutions is limited, the amount of entrance fees is quite high. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्लब्स हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो गए, तो यहाँ पे लिमिटेड आती है एंट्रेंस फीस, यानी कोई ऐसे अंधाधुंध मेंबर नहीं बनते। अब आप ही देख लो आपके आसपास के लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जो कहीं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से जुड़े होंगे, शायद कोई दिखेगा भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस फ़ीस का अमाउंट है इसलिए काफ़ी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि बहुत कम लोग जुड़ते हैं ऐसी जगह, है ना।
Hence, it is treated as non-recurring item and credited directly to the capital general fund. और ये क्या है, एक non-recurring item, क्योंकि ये जो पैसा है ये एक ही बार दिया जाता है, बार बार रोज़ रोज़ नहीं दिया जाता, नॉन रिकरिंग नेचर का है, इसलिए इसको कहाँ डाला जाता है, कैपिटल फंड और जनरल फंड में ऐड कर दिया जाता है बैलेंस शीट में. However, for some organizations like educational institutions, the entrance fees is a regular income. लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ पे एंट्रेंस फीस जो है रेगुलरली आती रहती है, कोई ना कोई मेंबर बनता रहता है. एंड द अमाउंट इन्वॉल्व में ऑल्सो भी स्मॉल, इसलिए अमाउंट जो है थोड़ा कम ही रखा जाता है, क्योंकि बार बार लोग मेंबर्स बनते ही रहते हैं. In their case, it is customary to treat this item as a revenue receipt. इसलिए इस केस में क्या कर रहे हैं हम, इसको जो एंट्रेंस फीस है इसको रेवेन्यू रिसीट मान रहे हैं. भाई ऊपर अभी हमने क्लब वगैरह की पढ़ी थी, वो कैपिटल रिसीट मान रहे थे क्योंकि बहुत कम और कभी कभी आती है. लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के केस में ये बार बार आती रहती है, तो ये एक रेवेन्यू का सोर्स मानते हैं हम, ये है ना कि हमारे एक तरह से कि रेवेन्यू है, हमारी इनकम है, हमारी कमाई हो रही है. हाउएवर, if there is specific instruction, it is advisable to treat the entire amount as capital receipt and the relevant should be directly added to the capital or general fund. So यहाँ तो इसे रेवेन्यू रिसीट मानेंगे और रेवेन्यू में जाके ऐड कर देंगे, ठीक है, रेवेन्यू में लिख देंगे. लेकिन अगर कोई ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है हमें कि भाई ये जितना भी अमाउंट आ रहा है इसको कैपिटल रिसीट ही माना जाएगा, तो हम इसे वही बैलेंस शीट में जो कैपिटल है उसमें ऐड कर देंगे. ठीक है, आगे ये बात समझ, इसके बाद वीडियो खत्म.